सबको नमस्कार, सुप्रभात दोस्तों। चलिए अभी हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर शुरू करेंगे जिससे हम लोग जानेंगे झारखंड की संस्कृति। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि झारखंड में कौन कौन से मुख्य भाषाएं हैं, उनके साहित्यकार कौन कौन हैं, ठीक है। और साहित्य में फिर हम लोग पढ़ेंगे उनकी कहानी, उपन्यास, नाटक, चित्रकार, नृत्य, इस सारे बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक लोकगीत के बारे में, पर्व त्यौहार के बारे में भी चर्चा करेंगे। और झारखंड में जो फिल्म सिटी है यानी झारखंड की फिल्म नीति के बारे में भी विस्तार पूर्वक हम लोग चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा। ये सभी प्रकार के झारखंड के एग्जाम, चाहे जेटेट, जेपीएससी, जेएसएससी तैयारी करते हैं, उसके लिए कागर में सागर का मटेरियल आपको यहाँ से मिलेगा। इसलिए वीडियो को पूरा देखिए, अच्छा लगेगा सब्सक्राइब करके दोस्तों के बीच भी शेयर करेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। उससे पहले हम लोग देखते हैं कि झारखंड की जो भाषा है, सो भाषा को पहले हम लोग देखते हैं कि भाषा को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि झारखंड की जो बोली जाने वाली भाषाएँ हैं उसको मुख्य रूप से 3 वर्ग में बांटा गया है। पहला है द्रविड़ भाषा परिवार में मुंडारी या फिर ऑस्ट्रो एशियाटिक, या फिर इसको हम लोग आग्नेय भाषा परिवार में बांटे हैं दूसरा में, और तीसरा में है इंडो आर्यन भाषा परिवार में बांटा गया है, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं आज का पहला प्रश्न। कुड़ुख एवं मालतो किस भाषा परिवार में शामिल है ना। कुड़ुख और मालतो जो है किस भाषा परिवार में शामिल है। पहला ऑप्शन है आग्नेय भाषा परिवार, दूसरा है द्रविड़ भाषा परिवार, और तीसरा ऑप्शन है मुंडारी भाषा परिवार, और चौथा ऑप्शन है इंडो आर्यन भाषा परिवार। तो यहाँ इसका आंसर जो होगा द्रविड़ भाषा परिवार, यानी कुड़ुख एवं मालतो जो भाषा है वह द्रविड़ भाषा परिवार में शामिल है। इसको हम लोग थोड़ा चर्चा करते हैं कि उरांव जनजाति द्वारा कुड़ुख भाषा बोली जाती है। ये भी माना जाता है कि उरांव जो होता है दक्षिण भारत से आए थे, ठीक है। तो उरांव जनजाति कुड़ुख भाषा बोली जाती है उरांव जनजाति द्वारा। मालतो को सोरिया पहाड़िया तथा माल पहाड़िया जनजाति द्वारा बोली जाती है, यानी मालतो जो भाषा है सोरिया पहाड़िया एवं माल पहाड़िया जनजाति द्वारा बोली जाती है। मुंडारी भाषा परिवार में हो, खड़िया, संथाली, भूमिज, बिरजिया, असुरी, कोरबा इत्यादि हैं, यानी मुंडारी भाषा परिवार में ये सारे जनजाति शामिल हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि झारखंड की एकमात्र भाषा संथाली को किस संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी झारखंड की एकमात्र भाषा है जो भारतीय संविधान के 22 भाषाओं में इन्हें शामिल किया गया है, ठीक है। किस संविधान संशोधन द्वारा। पहला ऑप्शन दिया है 91 91, ठीक है, दूसरा 92, तीसरा 95 और चौथा है 89 यानी 89 संविधान संशोधन के द्वारा। तो यहाँ इसका आंसर होगा यानी 92 संविधान संशोधन 2003 के द्वारा झारखंड की एकमात्र भाषा संथाली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, ठीक है। यहाँ देखते हैं कि संथाली भाषा में बांग्ला और उड़िया का प्रभाव देखने को मिलता है। आगे चलते हैं। नागवंशी राजाओं की राजकीय भाषा क्या थी, यानी नागवंशी जो थे उनके राजकीय भाषा क्या थी। खोरठा थी, पंचपरगनिया थी, नागपुरी थी या फिर कुरमाली थी। तो यहाँ इसका आंसर होगा नागपुरी, यानी नागपुरी जो होता है कि झारखंड में नागवंशी राजाओं की राजकीय भाषा थी, ठीक है। अभी हम लोग जो पढ़े खोरठा, पंचपरगनिया, नागपुरी और कुरमाली, ये सभी सद्दान द्वारा, झारखंड के सद्दानों द्वारा जो बोली जाने वाली भाषा है ना। खोरठा एवं नागपुरी संपर्क भाषा होने के कारण झारखंड में संपूर्ण झारखंड में लगभग प्रचलित है ना। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं कि पंडित रघुनाथ मुर्मू ने कब संताली भाषा के लिए ओल चिकी का आविष्कार किया था। इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट, ठीक है। ये ऑप्शन देखिए 1940 ईस्वी में, 1942 ईस्वी में, 1945 में या फिर 1941 ईस्वी में। तो यहाँ इसका आंसर होगा 1941 ईस्वी में, यानी 1941 ईस्वी में रघुनाथ मुर्मू ने संथाली भाषा की जो लिपि है ओल चिकी लिपि का आविष्कार किया था, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं कि संथालों का जो साहित्य काफ़ी समृद्ध है। सृष्टि से लेकर बाघ गिदड़ आदि तक सभी की कहानियां यहाँ देखने को मिलता है। 1941 ईस्वी में संथाली भाषा के लिए पंडित रघुनाथ मुर्मू ने ओल चिकी लिपि का आविष्कार किया। उन्होंने इस लिपि में अपने नाटकों की रचना की, यानी रघुनाथ मुर्मू के जो नाटक था इन्हीं लिपि में उन्होंने लिखा है, इसको चर्चा किया है, रचना किया है, ठीक है। वे एक सांस्कृतिक नेता और संथाली के सामाजिक सांस्कृतिक एकता के प्रतीक रहे हैं। अगला चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से, कि इनसाइक्लोपीडिया को मुंडारी भाषा में क्या माना जाता है।
इनसाइक्लोपीडिया को मुंडारी भाषा में क्या माना जाता है? पहला ऑप्शन दिया है पवित्र ग्रंथ, धार्मिक ग्रंथ, विश्वकोश या मुंडा शासन व्यवस्था के जो नियम है। ठीक है, तो यहाँ इसका आंसर होगा विश्वकोश, यानी इनसाइक्लोपीडिया को मुंडारी भाषा में विश्वकोश माना जाता है। थोड़ा हम लोग यहाँ चर्चा करते हैं कि मुंडारी भाषा का कथा साहित्य भी काफ़ी समृद्ध है ना। प्रमुख कथा सोसोबोंगा इनका एक प्रमुख बैलेड है ना। फादर हॉफमैन ने, बहुत इंपॉर्टेंट, फादर हॉफमैन ने इनसाइक्लोपीडिया मुंडारी का तैयार किया, जो मुंडारी भाषा एवं संस्कृति का विश्वकोश है। ठीक है, मुंडारी भाषा के प्रचार प्रसार में डॉक्टर रामदयाल मुंडा का बहुत बड़ा योगदान था। इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। क्या है कि देखिए कि डॉक्टर रामदयाल मुंडा को भारत सरकार ने किस वर्ष यानी किस पुरस्कार से सम्मानित किया था? डॉक्टर रामदयाल मुंडा को भारत सरकार ने किस पुरस्कार से सम्मानित किया था? पहला ऑप्शन है पद्म विभूषण, पद्मश्री, भारत रत्न या फिर अर्जुन पुरस्कार। तो यहाँ रामदयाल मुंडा को भारत सरकार ने पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया था, है ना। रामदयाल मुंडा के बारे में थोड़ा जानते हैं कि डॉक्टर रामदयाल मुंडा मुंडारी भाषा के एक प्रतिष्ठित रचनाकार रहे हैं। उन्होंने मुंडारी के अतिरिक्त पंचपरगनिया और नागपुरी में भी अनेक रचनाएं लिखी हैं। मुंडारी भाषा में आदि धर्म, फिर भेंट और दूसरा नगीत और मुंडारी व्याकरण की प्रमुख रचनाएं किए हैं। ठीक है, उन्होंने कई पुस्तकों का अंग्रेजी में भी अनुवाद किया। भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया। ये रांची विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर भी रह चुके हैं, कुलपति भी रह चुके हैं और यह राज्यसभा से सांसद भी थे। नेक्स्ट चलते हैं, अगला प्रश्न कहता है क्या? हो भाषा के अनेक शब्द किससे मिलते जुलते हैं? है ना, हो भाषा के अनेक शब्द किससे मिलते जुलते हैं? पाली से, प्राकृत से, संस्कृत से या उर्दू से? तो यहाँ इसका आंसर होगा संस्कृत, यानी हो भाषा के अनेक शब्द जो हैं वह संस्कृत से मिलते जुलते हैं। हो भाषा की अपनी शब्दावली एवं उच्चारण पद्धति है। हो भाषा के प्रमुख रचनाकारों में भीमराव सोलंकी हो काजी लिखे हैं, नेट्रोड ग्रामर ऑफ द कोल लिखे हैं, लियोनल बरो हो ग्रामर लिखे हैं इत्यादि प्रमुख हैं। ठीक है, हम लोग अगला प्रश्न में चलते हैं कि झारखंड के क्षेत्रीय भाषाओं के संदर्भ में सबसे ज़्यादा लिखित साहित्य किस भाषा में मिलते हैं? है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि झारखंड के क्षेत्रीय भाषाओं के संदर्भ में यदि बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा लिखित साहित्य किस भाषा में मिलते हैं? है ना, खड़िया में, मालतो में, मुंडारी में या कुड़ुक में? तो ये क्या होगा? इसका आंसर कुड़ुक होगा, यानी कुड़ुक जो भाषा है झारखंड की जनजातीय भाषा है जिसमें से सबसे ज़्यादा लिखित साहित्य उपलब्ध हैं। थोड़ा सा हम लोग इस पर चर्चा करते हैं कि झारखंड की क्षेत्रीय भाषा के संदर्भ में जो अभी देख लिए कुड़ुक में सबसे मिलता है। इसका लोक साहित्य काफ़ी संपन्न है। इसके प्रमुख रचनाकार में ओ फ्लैक्स जो एन इंट्रोडक्शन टू द उरांव लैंग्वेज लिखा है। कुड़ुक भाषा के विकास में डॉक्टर निर्मल मिंज का सराहनीय योगदान रहा है। साहित्य अकादमी ने, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ, साहित्य अकादमी ने उन्हें भाषा सम्मान यानी कुड़ुक भाषा सम्मान के लिए वो अलंकृत किया था। इन्हें लमता उबरेनी इनकी प्रमुख रचना है, यानी डॉक्टर मिंज की प्रमुख रचना, ये भी इंपॉर्टेंट है। इन्हें लमता उर्बेनी इनकी प्रमुख रचना है। ठीक है, आगे हम लोग अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। एन इंट्रोडक्शन टू द खड़िया लैंग्वेज के रचनाकार कौन है? एक बुक है एन इंट्रोडक्शन टू द खड़िया लैंग्वेज के रचनाकार कौन है? पहला ऑप्शन दिया है कमल बनर्जी, दूसरा गगन चंद्र बनर्जी, तीसरा कमल चंद्र बनर्जी और चौथा ऑप्शन दिया है गगन किशोर बनर्जी। तो यहाँ इसका आंसर होगा गगन बनर्जी, यानी एन इंट्रोडक्शन टू द खड़िया लैंग्वेज के रचनाकार गगन बनर्जी है ना। रोज क्रिकेटा खड़िया भाषा और हिंदी का एक प्रमुख लेखिका और शिक्षाविद है। इनकी कृतियों में खड़िया लोक कथाओं का साहित्यिक और सांस्कृतिक अध्ययन जो एक शोध ग्रंथ है सिकोई सुलो खड़िया कहानी संग्रह है। पगहा जोरी जोरी रे घाटो यह कहानी
हिंदी कहानी संग्रह जो प्रमुख है। अभी हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ का, जो झारखंड के साहित्यकार और उनकी रचनाएं, झारखंड के प्रमुख साहित्यकार और उनकी रचनाएं कौन कौन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि किस साहित्य की रचनाकार कौन है और किस भाषा में, ठीक है। थोड़ा हम लोग चर्चा करते हैं। पहले देखते हैं भाषा नागपुरी के लिए और उसके साहित्यकार और कौन कौन रचना है ना। तो नागपुरी में हम लोग देखते हैं कि पीटर शांति नौरंगी एक साहित्यकार हैं नागपुरी भाषा के। इनका रचना है नागपुरी सदानी बोली का व्याकरण। दूसरा साहित्यकार हैं डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी, इनकी रचना है नागपुरी शिष्ट साहित्य और नागपुरी भाषा। तीसरा साहित्यकार हैं गिरधारी राम गोंझू, इनकी रचना है पीटर शांति नौरंगी व्यक्तित्व एवं कृतित्व, है ना। नईमुद्दीन मिर्दाहा, इनकी रचना है मोयर पैंक, है ना, मोयर पैंक। और चौथा जो है सहनी उपेंद्र नहन, इनकी रचना है अम्बा मंजर। अब हम लोग आते हैं खोरठा साहित्य में। तो खोरठा भाषा में के प्रमुख साहित्यकार श्रीनिवास पानुरी हैं, जो खोरठा के पितामह माने जाते हैं, ठीक है। तो खोरठा श्रीनिवास पानुरी है, इनकी प्रमुख कृति है मातृभाषा, मेघदूत, झींगा फूल, है ना। श्याम सुंदर महतो श्याम खोरठा के साहित्यकार हैं, इनकी रचना है मुक्तिक डहर, खोरठा बृहद प्रकीर्ण साहित्य, तोय आर हाम, खोरठा शब्दकोश। और नेक्स्ट है भोगनाथ ओहदार यानी डॉक्टर BN ओहदार, इनकी प्रमुख रचना है खोरठा भाषा साहित्य का उद्भव एवं विकास। AK झा हैं, जिनका पूरा नाम है अजीत कुमार झा, इनकी प्रमुख रचना है खोरठा सहित सदानिक व्याकरण। विनोद कुमार हैं, सौंधमाटी लिखे हैं। प्रोफेसर दिनेश दिनमणि हैं, टोटल खोरठा, और फिर ये खोरठा व्याकरण और अनेक निबंध भी प्रकाशित है इनका, ठीक है। अभी हम लोग फिर आगे चलते हैं पचपरगनिया भाषा में। तो पचपरगनिया भाषा के प्रमुख साहित्यकार हैं प्रोफेसर परमानंद महतो, इनकी रचना है पुष्पिठा, है ना, पुष्पिठा। विपिन बिहारी हैं, इनका प्रमुख रचना है ईसन होते तो का होते, है ना, ईसन होते तो का होते। अगला साहित्यकार है करमचंद अहिर, ये व्याकरण लिखे हैं। विनोद कवि जो पचपरगनिया के कवि हैं, विनोद कवि, उनकी प्रमुख रचना है छोटनागपुर ताल मंजरी। उसके बाद कुरमाली में आते हैं। तो कुरमाली भाषा में देखिए, कुरमाली भाषा के प्रमुख साहित्यकार हैं सृष्टिधर कटियार, इनकी रचना है भात भगवान, है ना, मानभूमे घंघोरा। राजेंद्र प्रसाद महतो, इनकी प्रमुख रचना है कपिला मंगल। और डॉक्टर मंजय प्रमाणिक, इनकी प्रमुख रचना है कुरमाली साहित्य का इतिहास, कुरमाली साहित्य का इतिहास, ठीक है। चलिए हम लोग आगे फिर थोड़ा डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी यानी BP केसरी के बारे में भी जानते हैं कि डॉक्टर BP केसरी नागपुरी भाषा के एक प्रसिद्ध साहित्यकार रहे हैं। उन्होंने कई पुस्तकें नागपुरी भाषा में लिखी। उनकी प्रमुख कृतियों में नागपुरी भाषा और साहित्य, छोटनागपुर का इतिहास, कुछ संदर्भ, कुछ सूत्र, चरित्र निर्माण, नेरुआ लोटा उर्फ सांस्कृतिक अवधारणा और झारखंड के संदान सबसे उल्लेखनीय हैं, ठीक है। उन्होंने झारखंडी भाषा, साहित्य और संस्कृति को एक सूत्र में पिरोने का काम किया। आगे हम लोग चलते हैं। अभी हम लोग देखते हैं कि हिंदी साहित्य के बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। तो हिंदी साहित्य को सबसे पहले दो भाग में बांटा गया है, एगो गद्य साहित्य, एगो पद्य साहित्य। तो गद्य साहित्य में हमारा है कहानी, उपन्यास और नाटक, ठीक है ना, कहानी, उपन्यास और नाटक। तो यहाँ पर हम लोग अभी चर्चा करेंगे कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि झारखंड में हिंदी भाषा के प्रथम पीढ़ी के कहानीकार किसे माना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी झारखंड में हिंदी भाषा के प्रथम पीढ़ी के कहानीकार किसे माना जाता है। ऑप्शन देखिए, केशव पोद्दार, बैजनाथ पोद्दार, प्रेमचंद पोद्दार, गुलाब चंद्र पोद्दार। तो यहाँ इसका आंसर होगा बैजनाथ पोद्दार, ठीक है। हिंदी भाषा के प्रथम पीढ़ी के कहानीकार बैजनाथ पोद्दार उर्फ बैजू बाबू को माना जाता है ना। अगला प्रश्न देखते हैं कि द्वितीय पीढ़ी के कहानीकार किसे माना जाता है। पहला पीढ़ी के तो चलो बैजू बाबू हो गए, दूसरा पीढ़ी की किसे माना जाता है। तो दूसरा पीढ़ी की देखिए, ऑप्शन देखिए, राधा कृष्ण, राधा गोविंद, कृष्णचंद्र या गोपाल गोस्वामी। तो द्वितीय पीढ़ी के कहानीकार राधा कृष्ण को माना जाता है। यानी राधा कृष्ण की पहली कहानी 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुई,
जिसका नाम था सिन्हा साहब, यानी सिन्हा साहब जो उनकी कहानी था 1929 में प्रकाशित हुआ था। उन अनेक अन्य कहानियां हैं, जिसे रामलीला 1946 में प्रकाशित हुआ, सजला 1951 में प्रकाशित हुआ, गेंद और गुलाब 1975 में प्रकाशित हुआ। थोड़ा सा एक लाइन और है इम्पोर्टेंट, यानी शिवनंदन प्रसाद ने अल्बर्ट कृष्ण अली के नाम से अनेक कहानियां लिखी हैं। यानी शिवनंदन प्रसाद भी प्रमुख कहानीकार हैं जो अल्बर्ट कृष्ण अली के नाम से अनेक कहानियां लिखे हैं। अगला फिर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, झारखंड का पहला उपन्यास किसे माना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन दिया है मंजूश्री, गौमुखी, कंगाल की बेटी या राजपूती शान। तो यहाँ राजपूती शान होगा, यानी झारखंड का पहला उपन्यास राजपूती शान को माना जाता है, ठीक है। जो यहाँ पर 1906 में प्रकाशित राजपूती शान रामजीत सिंह बल्लभ का उपन्यास है, जिसे झारखंड का पहला उपन्यास माना जाता है। उसके बाद थोड़ा हम लोग और चर्चा करते हैं कि उन्होंने सामाजिक समस्याओं पर आधारित अधिकतर उपन्यास लिखे हैं। यानी रामजीत सिंह जो थे सामाजिक समस्याओं पर आधारित अनेक उपन्यास लिखे हैं। इसमें हम लोग देखते हैं हवलदारी रामकृत हलधर एक उपन्यासकार हैं जो लिखे हैं कंगाल की बेटी। डॉक्टर द्वारिका प्रसाद का उपन्यास है घर के बाहर। महुआ मांझी का उपन्यास है मैं बोरसीला, है ना, मैं बोरी साइला। रमेंद्र कुमार का उपन्यास है गायब होता देश इत्यादि प्रमुख है। अगला प्रश्न में हम लोग चलते हैं, 1913 में प्रकाशित किस नाटक को झारखंड के हिंदी साहित्य का पहला नाटक माना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला देखिए वो अभी कुंवारी है, दूसरा भारत छोड़ो, तीसरा ग्रह का फेर और चौथा है सृष्टि की सांझ। तो यहाँ इसका आंसर होगा ग्रह का फेर, ग्रह का फेर, ठीक है। यानी 1913 में प्रकाशित अनंत सहाय अखौरी का नाटक है ग्रह का फेर को झारखंड के हिंदी साहित्य का पहला नाटक माना जाता है। ये भी याद रखना है किसका नाटक है ये, अनंत सहाय अखौरी। आज़ादी के बाद नाटककारों में राधा कृष्ण का भारत छोड़ो 1947 प्रकाशित हुआ। उन्होंने अधिक अन्न उपजाओ 1954 में लिखा। सिद्धनाथ कुमार का सृष्टि की सांझ 1954 में प्रकाशित हुआ। वो अभी कुंवारी है 1966 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। ये सभी प्रसिद्ध या चर्चित नाटक हैं। थोड़ा हम लोग पद्य साहित्य में चर्चा करेंगे। अभी गद्य साहित्य में हम लोग देख लिए कि गद्य साहित्य में कहानी, उपन्यास और नाटक। पद्य साहित्य में देखते हैं कि पद्य साहित्य में बैजनाथ पोद्दार और चिरंजी लाल शर्मा प्रारंभिक रचनाकारों में प्रमुख हैं, ठीक है। इनमें चिरंजी लाल शर्मा का हास्य व्यंग प्रधान कविताएं लिखा करते थे, जबकि अन्य कवि पुरानी शैली की कविताएं लिखा करते थे। याद रखना हास्य कवि के लिए कौन होगा, चिरंजी लाल शर्मा, ठीक है। बचंदे कुमार की काव्य कृतियाँ इसमें है इहाम्स, पृथ्वीपुत्री, ओ जन्मा सुनो आदि प्रमुख है। इनके अतिरिक्त बालेंदु शेखर तिवारी, अनुज लुगुन, निर्मला पुतुल, मंजू शर्मा आदि ने भी झारखंड के हिंदी पद्य साहित्य को समृद्ध किया। आगे हम लोग चलते। अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, बाइबिल का सर्वप्रथम हिंदी में अनुवाद किसने किया? ऑप्शन देखिए, डॉक्टर काबिल, डॉक्टर कामिल बुके और तीसरा है डॉक्टर सिद्धेश्वर, चौथा है डॉक्टर गोपाल। तो यहाँ इसका आंसर होगा डॉक्टर कामिल बुके। बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर कामिल बुके हिंदी संस्कृत के एक महान साहित्यकार थे। वे मूल रूप से बेल्जियम के निवासी थे। उन्हें हिंदी भाषा साहित्य का स्तंभ के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार ने उसे मीन्स डॉक्टर कामिल बुके को किस सम्मान से अलंकृत किया? पहला ऑप्शन दिया है पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, साहित्य सम्मान। तो यहाँ इसका आंसर होगा पद्म भूषण। यानी डॉक्टर कामिल को भारत सरकार ने पद्म भूषण से अलंकृत किया था। उनके द्वारा तैयार शब्दकोश हिंदी इंग्लिश, है ना, इंग्लिश हिंदी अत्यंत लोकप्रिय है। उनकी रचनाओं में राम कथा सर्वाधिक प्रसिद्ध है। आगे हम लोग चलते हैं कि अगला प्रश्न है कि भारत में चित्रकला का उद्भव किस युग या किस काल में माना जाता है? ठीक है, पहला ऑप्शन है प्रागैतिहासिक युग, पूर्व पाषाण युग,
नवपाषाण युग या फिर मध्यपाषाण काल। ठीक है, तो यहाँ इसका आंसर होगा प्रागैतिहासिक युग। अगला प्रश्न देखते हैं, चित्रों की रचना करने वाले को संथाली भाषा में क्या कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी चित्रों की रचना करने वाले को संथाली भाषा में क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन दिया है पेंटर, चित्रकार, जादो या फिर कादो। तो यहाँ इसका आंसर होगा जादो, यानी संथाली भाषा में जो होता है चित्र की रचना करने वाले को जादो कहा जाता है। थोड़ा चर्चा हम करते हैं। संथाल जनजाति का चित्रांकन एक लोक कला के रूप में काफ़ी प्रसिद्ध है। उनके चित्रों की रचना करने वाले को जादो कहा जाता है ना। उनके विभिन्न रीति रिवाज, धार्मिक विश्वास, नैतिक मान्यताएं सभी चित्र के माध्यम से ही प्रस्तुत किए जाते थे। यह कला पहले वंशानुक्रम हुआ करती थी, वंशानुगत हुआ करती थी, है ना। इस शैली में सामान्यतः छोटे कपड़ों या कागजों का एक टुकड़े को जोड़कर बनाए जाने वाले पट्टों पर चित्र अंकित किए जाते थे, इसीलिए इसको जादो पटिया भी कहा जाता है इस लिपि को। ठीक है, प्रत्येक पट 15 से 20 फीट चौड़ा होता है। प्रत्येक पट जो होता है 15 से 20 फीट चौड़ा होता है। आप चित्र भी देख सकते हैं इसमें। इन 4 पटों से इन पर 4 से लेकर 16 चित्र बनाए जाते थे। 4 से लेकर के 16 चित्र बनाए जाते थे, जिसमें मुख्य रूप से लाल, हरा, पीला, भूरा और काले रंग का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे हम। अगला प्रश्न है, किस कला में प्राकृतिक परिवेश और स्त्री पुरुष संबंधों का विविध पक्षों का चित्रण होता है? यानी किस कला में प्राकृतिक परिवेश, स्त्री पुरुष के संबंध के विविध पक्षों का चित्रण होता है? पहला ऑप्शन दिया है कोहबर कला, जादो पटिया कला, सोहराय कला या फिर ललित कला। तो यहाँ इसका आंसर होगा कोहबर कला। ठीक है, हम लोग यहाँ थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि फिलहाल झारखंड में यानी छोटानागपुर प्रदेश की जनजातियों की कोहबर और सोहराय कलाएं जिंदा है और इनको आदिवासी संस्कृति की दीर्घ परंपरा के रूप में विकसित करने और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने का लगातार प्रयास चल रहा है। कोहबर कला प्राकृतिक परिवेश और स्त्री पुरुष संबंधों के विविध पक्षों का चित्रण करता है। ठीक है, आगे। किस कला में जंगली जीव जंतु, पक्षियों और पेड़ पौधों को उकेरा जाता है? देखिए, अभी हम लोग फिर देख रहे हैं, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी किस कला में जंगली जीव जंतु, पक्षियों और पेड़ पौधों को उकेरा जाता है? पहला ऑप्शन देखिए कोहबर कला, सोहराय कला, ललित कला या फिर मधुर कला। तो यहाँ इसका आंसर होगा सोहराय कला। सोहराय कला में ये उकेरा जाता है। अगला प्रश्न कहता है क्या कि हजारीबाग जिला के आसपास के क्षेत्रों में किस काल के शैलचित्र देखने को मिलते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है कि हजारीबाग जिले के आसपास के क्षेत्र में जो होते हैं किस काल के शैलचित्र देखने को मिलते हैं? पहला है नवपाषाण कालीन, पाषाण कालीन, पूरा पाषाण कालीन या प्रागैतिहासिक कालीन। तो यहाँ इसका आंसर होगा पाषाण कालीन शैल देखने को मिलते हैं। यानी आज भी हजारीबाग जिला के आसपास के क्षेत्र में लुप्त प्राय होती जनजातियों के घर कुंबा है ना, घरों कुंबा की दीवारी पर मिट्टी के लेप चढ़ाकर मिट्टी का लेप चढ़ाकर मिट्टी के रंगों से बने चित्रों में कोहबर कला की विशेषताएं प्रतिबिंबित होती दिखाई पड़ती है। ठीक है, और पाषाणकालीन शैल चित्र भी देखने को मिलते हैं। प्रत्येक विवाहित महिला अपने पति के घर पर यानी अपने घर पर कोहबर कला का चित्रण करती है। यह चित्रकारी घर आंगन में विभिन्न ज्यामितीय आकृति, याद रखिएगा, विभिन्न ज्यामितीय आकृतियों में फूल पत्तियों, पेड़ पौधे, नारी प्रतीक की अनूठी चित्रकारी के रूप में की जाती है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि कोहबर का क्या अर्थ है ना। प्रश्न है कि कोहबर का क्या अर्थ है? ऑप्शन देखिएगा, गुफा में प्रेमी युगल या फिर गुफा में विवाहित जोड़ा या फिर पहला और दूसरा दोनों होगा या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर होगा गुफा में विवाहित जोड़ा। यानी कोहबर का अर्थ जो होता है गुफा में विवाहित जोड़ा, है ना, जिसमें कोह का अर्थ होता है गुफा, कोह का अर्थ होता है गुफा और बर का अर्थ होता है विवाहित दंपति, है ना, विवाहित दंपति। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहता है क्या कोहबर में देवी का विशेष चित्र मिलता है, यानी कोहबर में देवी का विशेष चित्र मिलता है, जबकि सोहराय कला में यानी कोहबर कला में देवी का विशेष चित्र मिलता है, जबकि सोहराय कला में किसका
चित्र मिलता है ना। पहला दुर्गा का, शिव का, देवता प्रजापति या फिर पशुपति का या फिर सांड का। तो यहाँ इसका आंसर होगा देवता प्रजापति या पशुपति का चित्र मिलता है सोहराय कला में। सोहराय भी छोटनागपुर की जनजाति की प्राचीन चित्रकला है, यानी सोहराय जो है छोटनागपुर की जनजाति की प्राचीन चित्रकला है। प्रसिद्ध पर्व सोहराय से यह जुड़ा हुआ है। कोहबर की तरह सोहराय चित्रकला भी आदिवासी संस्कृति यानी आदिवासी औरतों में परंपरागत हुनर के कारण जिंदा है। परंपरागत चलते आ रहा है हुनर के कारण जिंदा है। पशुपति को सांड की पीठ पर खड़ा चित्रित किया जाता है, यानी पशुपति को सांड के चित्र पर चित्रित किया जाता है। उसका शरीर डमरू की आकृति का होता है। चित्रण शैली के लिहाज से कुर्मी सोहराय और गंजू सोहराय की दो अलग अलग शैलियां हैं, है ना, दो अलग अलग शैलियां हैं। अभी हम लोग देखते हैं कि झारखंड के लोकगीत एवं नृत्य। ठीक है, तो झारखंड की जनजातियां नृत्य संगीत में निपुण होती है, नृत्य और संगीत में निपुण होती है। जनजातियों के लोकगीत उनके जीवन पद्धति और सांस्कृतिक धारा को प्रतिबिंबित करती है। ठीक है, लोकगीतों में सुख दुख और खुशी निराशा की झलक देखने को मिलता है। जनानी झूमर, अंगनई, ब्याह, झंझाइन आदि स्त्रियों द्वारा गाए जाने वाला लोकगीत है। याद रखिएगा, जनानी झूमर, अंगनाई, ब्याह, झंझाइन आदि स्त्रियों द्वारा गाए जाने वाला लोकगीत है। संथाल जनजाति में मुख्यतः बहा, सोहराय, डाहार, भिनसारी आदि लोकगीत प्रचलित है, यानी संथाल जनजाति में है। मुंडा हो और एवं उरांव द्वारा जादूर, कर्मा, जतरा, जप्पी, लहसुआ लोकगीत गाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कहता है क्या कि हर लोकगीत का अपना अलग अलग राग होता है ना। तो छोटनागपुर के पश्चिमी भाग में खाली स्थान दिया हुआ है, कौन सा राग प्रचलित है, और पूर्वी भाग में खाली स्थान दिया हुआ है, कौन सा राग प्रचलित है। ऑप्शन में देखिए, अंगनाई, दंडधरा, अंगनाई। तीसरा है जप्पी, दंडधरा, और चौथा है हैरो, अंगनाई। तो यानी यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि छोटनागपुर के पश्चिमी भाग में कौन सा राग है, अंगनाई राग, है ना, पहला अंगनाई राग, और फिर देता है पूर्वी भाग में दंडधरा राग प्रचलित है, इसलिए इसका आंसर जो होगा मेरा पहला ही होगा, यानी अंगनाई और दंडधरा। थोड़ा हम लोग चर्चा भी करते हैं। यानी झूमर गीत झूमर राग में गाया जाता है ना। झूमर गीत जो है झूमर राग में गाया जाता है, जो क्षेत्रों और स्थानीय विशेषताओं के कारण अपना स्वरूप भी बदलता है। इस राग के अनेक प्रकार जैसे कर्मा, सोहराई और अन्य त्योहारों में समूह नृत्य के साथ गाया जाता है। छोटनागपुर के पश्चिमी भाग में अंगनाई राग एवं पूर्वी भाग में दंडधरा राग प्रचलित है। याद रखेंगे, छोटनागपुर के पश्चिमी भाग में अंगनई राग और पूर्वी भाग में दंडधरा राग प्रचलित है। झंझाइन राग, याद रखेंगे कि झंझाइन राग जो है संतान के जन्म या फिर जन्म संबंधी संस्कार के अवसर पर स्त्रियों द्वारा गाया जाता है। यानी हर लोकगीत का अपना अपना एक राग होता है। ठीक है, अगला प्रश्न में हम लोग चलते हैं कि फागुन में शिकार के गीत गाए जाते हैं, यानी फागुन में शिकार के गीत गाए जाते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, हैरो, जदूर, डाहार या जप्पी। तो यहाँ इसका आंसर होगा, यानी फागुन में शिकार के गीत गाए जाते हैं, जिसे जप्पी कहा जाता है। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट है, हैरो लोकगीत है जो धान बुआई के समय गाया जाता है, यानी धान बोने के समय हैरो लोकगीत गाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि जनजातीय लोकगीत। तो झूमर गीत देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है कि झूमर गीत जो होता है पर्व त्यौहार के अवसर पर गाए जाने वाला गीत है। डमकच गीत विवाह और त्यौहार के अवसर पर महिलाओं द्वारा गाए जाने वाला गीत है। और अंगनई गीत जो स्त्रियों द्वारा गाया जाता है। ठीक, अगला प्रश्न, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहता है कि झारखंड का छऊ नृत्य राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना एक पहचान बना लिया है। ठीक है, यानी झारखंड का छऊ नृत्य जो है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अलग पहचान प्राप्त कर चुका है।
इस ओजपुर नृत्य का जन्म झारखंड में कहाँ हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट है ना। पूर्वी सिंहभूम पर, हजारीबाग रामगढ़ क्षेत्र पर, सरायकेला खरसावां क्षेत्र पर, या फिर गढ़वा पर? तो इसका आंसर होगा सरायकेला खरसावां क्षेत्र। थोड़ा हम लोग इस पर चर्चा करते हैं, देखते हैं कि अब चित्र के माध्यम से भी देखते हैं कितना शानदार तरीका से ये गाते हैं। तो इस पर जो होता है 3 शैली मुख्य रूप से प्रचलित है ना। यानी झारखंड में छऊ नृत्य की 3 शैली प्रचलित है। सरायकेला शैली है जो झारखंड में प्रचलित है, मयूरभंज शैली उड़ीसा में प्रचलित है, पुरुलिया शैली ये पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, इसमें सबसे बड़ी विशेषता है कि इस जो नाच जो होता है, छऊ नृत्य जो होता है, इसमें गुरु या उसका जो प्रशिक्षक है उसकी उपस्थिति अनिवार्य है। यानी बिना गुरु, उसके बिना प्रशिक्षक के छऊ नृत्य कहीं नाचने नहीं जा सकता है। यानी उसका उपस्थिति बहुत जरूरी है, उसके प्रशिक्षक का, गुरु का। नेक्स्ट चलते हैं, इसी में थोड़ा और चर्चा करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं कि इस नृत्य में पौराणिक और ऐतिहासिक कथाओं के मंचन के लिए पात्र तरह तरह के मुखौड़े धारण करके डांस करते हैं, यानी नाचते हैं, नृत्य करते हैं। इसमें प्रकृति और मनुष्य के बीच के संबंधों, यानी प्रकृति और मनुष्य के बीच के संबंधों के अतिरिक्त अच्छे एवं बुरे लोगों के बीच संघर्ष से जुड़ी गाथाओं को आकर्षक ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है ना। इस नृत्य पर इंपॉर्टेंट है, इस नृत्य पर वीर रस, यह जो नृत्य होता है यानी वीर रस पर आधारित होता है। यानी छऊ नृत्य जो होता है वीर रस पर आधारित होता है। झारखंड के नृत्य के कुछ दृश्य आप देख सकते हैं, है ना। झारखंड में विभिन्न प्रकार के जनजातियों द्वारा जो होता है, महिलाओं द्वारा भी अलग नृत्य किया जाता है, जिसको आप देख सकते हैं। कुछ पुरुष प्रधान नृत्य है, कुछ स्त्री प्रधान नृत्य भी है, महिलाओं द्वारा भी नृत्य किया जाता है, जो आप चित्र में भी देख सकते हैं। थोड़ा सा हम लोग यहाँ चर्चा करते हैं कि जनजातीय नृत्य एवं उसकी विशेषता। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जदूर नृत्य, जो सामूहिक नृत्य शैली होता है, जो आप चित्र में देख सकते हैं। पाइका नृत्य खास करके जो होता है सैनिक पोशाक में नाचा जाता है ना। सैनिक पोशाक के साथ किया जाने वाला नृत्य को हम लोग पाइका नृत्य कहते हैं। कर्मा नृत्य, यह त्योहारों के अवसर पर किया जाने वाला सामूहिक नृत्य होता है। नटुआ नृत्य, यह पुरुष प्रधान नृत्य है, यानी यह पुरुषों द्वारा ही नाचा जाता है, नृत्य किया जाता है। पहाड़ी नृत्य है, हो नृत्य है, दसाई नृत्य, संथाली रीजा नृत्य, खड़िया नृत्य, इस यानी विभिन्न प्रकार की जनजातियों द्वारा नृत्य किया जाता है। कुछ वाद्य यंत्र भी है, जैसे देखते हैं मांदर, भैर, है ना, जयपुरिया मांदर, फिर बांसुरी, तिरिया इत्यादि कुछ हैं। अब थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे प्रमुख त्यौहार, जैसे कर्मा त्यौहार में होता है ना। तो कर्मा एक प्रमुख त्यौहार है जो भादो महीना के शुक्ल पक्ष पर एकादशी को मनाया जाता है, और खासकर ये पूरे झारखंड में पूरे धूमधाम से मनाया जाता है। यह प्रकृति का पर्व है, यानी कर्मा जो है एक प्रकृति का पर्व है, जो प्रकृति की पूजा किया जाता है, यानी वृक्ष की पूजा की जाती है, कर्मा वृक्ष की। और इसमें कर्मा और धर्मा नामक 2 भाइयों की कथा का विमोचन होता है, और खास करके जो इसमें कुंवारी लड़कियां ही कर्मा पूजा विशेष करती है, और इसका उद्देश्य होता है, यानी इस कर्म का जो इसका अर्थ जो होता है अपना कर्म करती है, यानी वो कुंवारी लड़की अपना कर्म करती है और भैया का धर्म करती है, यानी भाई के लिए धर्म का काम करती है और अपना कर्म करती है। ठीक है, यहाँ पर 24 घंटा का उपवास रखा जाता है, और अखड़ा पर कर्म का वृक्ष डाल करके और नाच गान किया जाता है। फिर अगले दिन सामूहिक रूप से उसको विसर्जित कर दिया जाता है। सरहुल पर्व में भी देखते हैं कि सरहुल पर्व में होता है कि यह फूलों का त्यौहार होता है ना। यह फूलों का त्यौहार होता है, प्रकृति का भी यह पूजा होता है ना। ये मान्यता यह है कि प्रकृति की पूजा किए बिना इन फूलों को नहीं तोड़ा जाए, है ना। आदिवासी जनजातियां प्रकृति की पूजक होती है। सरहुल के अवसर पर घरों में नई मिट्टियां लाकर घरों की लिपाई पुताई की जाती है। दीवारों पर तरह तरह की चित्रकारी बनाए जाते हैं, इसमें मुख्य रूप से घोड़ा, हाथी, मछली, फूल इत्यादि के चित्र बनाए जाते हैं। सरहुल में पाहन पूजा संपन्न करता है, और सरना स्थल पर गांव के सभी स्त्री पुरुष एक साथ नृत्य करते हैं। इस तरह से आप चित्र में भी देख सकते हैं, है ना। अगला हम लोग देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टूसू। ठीक है, टूसू पर्व झारखंड में बड़े उत्साह से मनाया जाता है। यह पर्व किसके स्मृति में मनाया जाता है, यानी किसके याद में मनाया जाता है? टूसू नामक देवी, टूसू नामक कन्या, या फिर वन देवी, या टूसू नामक वृद्ध महिला। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा टूसू नामक कन्या के स्मृति में मनाया जाता है। थोड़ा सा इस पर हम लोग चर्चा करते हैं कि टूसू पर्व झारखंड में जो बड़ा उत्साह से मनाया जाता है, यह टूसू नामक कन्या की स्मृति में मनाया जाता है।
झारखंड में प्रचलित किंवदंती के अनुसार कुंवारी लड़कियां भगवान कृष्ण जैसा वर पाने के लिए टूसू मनाती है, यानी टूसू का पर्व मनाती है। इस दिन तिल का विशेष पीठा बनाया जाता है ना। लड़कियां रात भर जागती है। कागज एवं बांस की खपचियां से सुंदर यानी मंदिर नुमा एक चौपट बनाया जाता है जिसमें और इसी को टूसू की स्थापना की जाती है, यानी कागज लपेट कर रंगीला कागज पर उसको सजाया जाता है ना। बाद में इसका विसर्जन नदी या तालाब में कर दिया जाता है और विसर्जन स्थल पर मेला लगता है। जैसे झारखंड में विभिन्न स्थलों पर उस दिन मेला लगता है, जैसे रांची के विभिन्न क्षेत्रों पर, हजारीबाग में, रामगढ़ में, रजरप्पा मंदिर, छिन्नमस्तिका मंदिर, यानी धार्मिक स्थलों पर इस तरह का मेला लगता है। ठीक है, अगला आज अभी हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ का चर्चा करेंगे। झारखंड में हॉलीवुड यानी झारखंड के सिनेमा के बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जिस प्रकार जो होता है अमेरिकन फिल्म इंडस्ट्री को हॉलीवुड कहा जाता है, उसी तरह हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को बॉलीवुड कहा जाता है, उसी तरह से झारखंड फिल्म इंडस्ट्री को हॉलीवुड के नाम से जाना जाता है। अभी हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे कि प्रथम नागपुरी फिल्म कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट, यह कई बार झारखंड के विभिन्न एग्जामों में पूछा जा चुका है कि झारखंड का प्रथम नागपुरी फिल्म कौन है ना। तो पहला ऑप्शन है नागपुर करभूत, दूसरा है सुन सजना, तीसरा है गुया नंबर 1 और चौथा ऑप्शन दिया है सोनकर है ना, सोनाकर नागपुर। तो यहाँ इसका आंसर होगा सोनाकर नागपुर। थोड़ा हम लोग यहाँ पर चर्चा करते हैं। चलिए, अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करते चलिए। अभी हम लोग चर्चा करते हैं कि रवि चौधरी ने 1995 ईस्वी में एक प्रीत फिल्म बनाई और इस फिल्म में गीतों का एक नया प्रयोग हुआ। फिर डॉक्टर युगल किशोर ने 1997 ईस्वी में सजना अनाड़ी बनाई। यह फिल्म दर्शकों द्वारा इतना पसंद किया गया कि इसे भोजपुरी में भी रीमेक हुआ। फिर हमर झारखंड से डिजिटल फिल्में बनने लगी, यानी हमर झारखंड एक फिल्म आई, उसके बाद डिजिटल फिल्में बनने लगी। इसमें से कुछ प्रमुख डिजिटल फिल्म हैं, याद रखेंगे इसको। मितवा परदेसी, सुन सजना, आवारा तोर प्यार में, हिलिमा, नागपुर कर भूत, झारखंड कर छैला, बाहा इत्यादि सभी ये डिजिटल फिल्में हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि रांची के श्री प्रकाश को उनकी किस डॉक्यूमेंट्री फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड मिला। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना। पहला ऑप्शन देखिए बुरुगारा, जिसका अर्थ होता है पहाड़ी नदी, दई देबो जान गोरी, तीसरा ऑप्शन दिया है हमर देहाती बाबू और चौथा है एड़पाकाना। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा बुरुगारा यानी पहाड़ी नदी, यानी रांची के श्री प्रकाश को यह डॉक्यूमेंट्री फिल्म है बुरुगारा, जिसके लिए उसको नेशनल अवार्ड मिला है। झारखंड की किसी भी फिल्म को पहली बार इस अवार्ड से नवाजा गया है। इससे पहले भी श्री प्रकाश की नागपुरी फिल्म बाहा को बर्लिन में आयोजित ब्लैक फिल्म फेस्टिवल में पुरस्कार मिल चुका है। ठीक है, थोड़ा हम लोग चर्चा करते हैं कि डॉक्यूमेंट्री फिल्म यानी झारखंड के कई फिल्मकारों ने डॉक्यूमेंट्री फिल्मों द्वारा झारखंड की एक अलग पहचान बनाई है ना। सच्चिदानंद खलखो ने पर्यावरण की रक्षा 1984 में बनाई, फिर सरहुल 1987 में बनाई, फूलो 1991 में बनाई, ये है ना। ये सभी डॉक्यूमेंट्री फिल्म है। यानी डॉक्यूमेंट्री फिल्मों में डॉक्यूमेंट्री फिल्म में जो दो नाम सबसे चर्चित रहे हैं वे हैं मेघनाथ और बीजू टोपो। ठीक है, इनकी कई फिल्में को न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहना मिला है। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न देखते हैं कि युवा फिल्मकार नीरज कुजूर की कुड़ुक भाषा में बनी फिल्म कौन है जिसे 2015 में कई अवार्ड मिल चुके हैं। पहला ऑप्शन दिया है टूअर, दूसरा दिया है एड़पाकाना, तीसरा हिलिमा और चौथा ऑप्शन दिया है सरहुल। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा एड़पाकाना, यानी एड़पाकाना के लिए उसको कई पुरस्कार मिल चुका है 2015 में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की और चलते हैं कि पद्मश्री डॉक्टर रामदयाल मुंडा पर बनी कौन सी फिल्म है जिस पर उसको राष्ट्रीय अवार्ड मिला है। पहला ऑप्शन दिया है नाची से बाची, परदेसी, तीसरा ऑप्शन है सुन सजना और चौथा है लेका बोका।
ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर होगा नाची से बाँची, यानी पद्मश्री डॉक्टर रामदयाल मुंडा पर एक नाची से बाँची फिल्म बना जिसके लिए उसको राष्ट्रीय अवार्ड मिला है। ठीक है, झारखंड की यह पहली फिल्म है, बहुत इंपॉर्टेंट है, झारखंड की यह पहली फिल्म है जिसे फिल्म डिवीज़न ऑफ इंडिया द्वारा इंडिया ने इसको प्रोड्यूस किया है। अभी हम लोग चर्चा करते हैं कि झारखंड फिल्म नीति 2015। ठीक है, चलिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये। 2015 में झारखंड फिल्म नीति को लागू किया गया। इस नीति का मुख्य उद्देश्य झारखंड में फिल्म निर्माण को प्रोत्साहित करना, लोक कलाकारों की कला का सम्मान करना व लोक निर्माताओं को झारखंड की लोक भाषाओं में फिल्म निर्माण को बढ़ावा देना। ठीक है, इसके तहत झारखंड फिल्म विकास एवं राज्य स्तरीय फिल्म परिषद की स्थापना की गई है। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ का आज हम लोग चर्चा किए। यहाँ से आपको पक्का क्वेश्चन पूछा जाएगा और इस तरह का और वीडियो आपको देखना है तो हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिस चल जाए और आप अपने कर्मियों को भी ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर भेजें। ओके, बाय।